वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों के बीच में काफ़ी उत्सुकता और कुछ बच्चों के बीच में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसी ऊहापोह की स्थिति को देखते हुए बच्चों के बीच जो असमंजस की स्थिति है, इसको दूर करते हुए हम एसएससी जीडी के एक ऑनलाइन सीरीज लेकर के आए हैं। वो सीरीज हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर होगा। जैसे आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर में हम परीक्षा तिथि 4/10/2015 मतलब 2015 की प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और अगर आपको क्वेश्चन के माध्यम से जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप उस वीडियो को देखेंगे, कमेंट के माध्यम से अगर कोई भी कठिनाई होगी तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको असुविधा होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 8896189267। इसी व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी अगर कोई आपको कठिनाई होगी तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कठिनाई को हमारे तक पहुंचा सकते हैं और हमारे टीम के द्वारा जो भी सलूशन होगा, जो भी समाधान होगा उसका हम करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आइए देखिए, हम लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहली बात ये कह रहा है कि उसकी गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। गति जब बढ़ाने की बात की जा रही है तो बढ़ाने की बात तभी की जाएगी, इसका मतलब प्रारंभ में उसकी गति कुछ होगी। अब प्रारंभिक गति कैसे निकालेंगे। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है तो चाल बराबर होता है क्या है, दूरी बटे समय। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब इसका चाल निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 सते 56, 4 बचा, 8 पचे 40, 750 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा। विमान की प्रारंभिक चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा जा रहा है कि उसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए। अब इसकी गति 250 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्या मिलेगा, 5 5 10 7 2 9, मतलब नई गति उसकी 1000 किलोमीटर क्या आ गया प्रति घंटा। अब उसकी गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसी गति से, बढ़े हुए गति से 9000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इसी 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही आपको निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी दी गई है, 9000 और चाल क्या है 1000। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आया, 9 घंटा आ गया। इस तरीके से दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9 घंटा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे इसमें कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको निकालना है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, एक तो तरीका ये है, उसका लाभ प्रतिशत हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए लाभ कैसे परिभाषित है। तो लाभ ऐसे परिभाषित है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस क्या होता है, कास्ट प्राइस। प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल प्राइस चाहिए और क्या चाहिए, कास्ट प्राइस चाहिए। इसका मतलब अगर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल प्राइस चाहिए और कास्ट प्राइस चाहिए। तो मतलब जो क्वेश्चन है, सोचने का तरीका ये है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ढूंढना होगा कास्ट प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है। तो हम सपोज कर लें कि उस वस्तु का कास्ट प्राइस क्या है, 100 है। हमने मान लिया उस वस्तु का कास्ट प्राइस 100 है। शॉपकीपर क्या कर रहा है, जितने में खरीद कर ला रहा है लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ा के लगा रहा है, 20% बढ़ा के लगा रहा है। तो सेल प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया। अब कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो अब हमें क्रय मूल्य तो हमें पता चल गया, हमने 100 मान लिया। सेल प्राइस उसका हमने 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है
तो मार्क प्राइस भी हमें मार्क प्राइस पता चल गया 120। अब मार्क प्राइस और जो डिस्काउंट 10% है, इसी की सहायता से हमें क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड करना है। आपको मालूम है कि जैसे पहले क्या आता है, मार्क प्राइस आता है, पहले मार्क प्राइस आता है, फिर क्या आता है, डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट के बाद फिर क्या आता है, सेल प्राइस आता है। स्वाभाविक है, जब भी हम कोई वस्तु परचेज करने जाते हैं तो पहले मार्क प्राइस की बात होती है, फिर उसके बाद डिस्काउंट की बात होती है, तब क्या होती है, सेल प्राइस की बात होती है। मतलब अगर हमें मार्क प्राइस से अगर हमें सेल प्राइस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। अगर सेल प्राइस से अगर मार्क प्राइस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। स्वाभाविक है, पहले तो सेल प्राइस आएगा नहीं, पहले तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट आएगा, तब जाकर के सेल प्राइस आएगा। अगर हमें सेल प्राइस से मार्क प्राइस फाइंड करना है तो दोस्तों कैसे गुणा करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। अब आइए देखिए कैसे निकालना है। शॉपकीपर क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% डिस्काउंट देने का मतलब क्या हुआ, जो मार्क प्राइस 120 रुपये है, इसको 10% घटाना। 10% डिस्काउंट देने का मतलब हो गया कि मार्क प्राइस को कितना घटाना, 10% मार्क प्राइस को घटाना। अब घटाने का तरीका क्या होता है, अगर 120 को हमें 10% अगर घटाना है तो 100 में से क्या करिए, 10 घटाइए, तो 100 में से 10 घटाएंगे, 90 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। मतलब जितना हमें कमी करना रहता है 100 में से उसको घटा देते हैं, तो 10% कमी करना, 90 बटे 100 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, सेल प्राइस। सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया, 12 9 100 क्या हो गया, 8 हो गया। अगर किसी वस्तु का कास्ट प्राइस अगर 100 और किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा जाता है और 108 रुपये में बेचा जाता है, तो कितने का लाभ हुआ, 8 रुपये का। और प्रतिशत में ही चूँकि लाभ कितना हो गया, 8%, क्योंकि 100 रुपये पर कितना लाभ हो रहा है, 8 रुपये। एक तो तरीका क्वेश्चन को करने का ये है, हमारा आंसर कितना आ गया, 8% आ गया। दूसरा तरीका क्वेश्चन का क्या है, जैसे अगर ये हम सीपी हो गया, फिर यहाँ सेल प्राइस हो गया और फिर मार्क प्राइस हो गया। कह रहे शॉपकीपर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। लागत मूल्य से 20%, लागत मूल्य से, जैसा कि आपको मालूम है, अगर जहाँ से कहा जा रहा है, से कहा जा रहा है, का कहा जा रहा है, के कहा जा रहा है, से का के, कि अगर ऐसे कहा जाता है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, नीचे होती है। कह रहा है लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित कर, लागत मूल्य से 20% अधिक, किससे से कहा जा रहा है, लागत मूल्य से, तो सीपी क्या हो गया, 5 हो गया। अगर सीपी 5 हो गया तो मार्क प्राइस 1 बढ़ाकर अंकित कर रहा है, कितना आ गया, 6 हो गया। फिर शॉपकीपर इस पर कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट की बात जब भी हम करेंगे तो किस पे करते हैं, डिस्काउंट की बात मार्क प्राइस पे करते हैं। मार्क प्राइस अगर 10 है तो डिस्काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। क्योंकि ये मार्क प्राइस इसलिए बना क्योंकि कह रहा है कि 10% छूट देता है, और डिस्काउंट की बात हमेशा किस पे करते हैं, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस अगर क्या है, 10 है, तो डिस्काउंट 1 हो गया, तो कितना सेल प्राइस हो गया, 9। अब इन्हीं दोनों को बराबर करेंगे, तो इसमें 5 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, तो दोनों बराबर हो गए। इसमें भी क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 5 का कर देंगे। 5 5 25 हो गया, 9 त्रिका 27 हो गया, 10 तिहाई क्या हो गया, 30 हो गया। अब लाभ शॉपकीपर को सेल प्राइस में से कास्ट प्राइस घटाएंगे तो क्या होगा, उसको लाभ होगा। लाभ कितने का, 2 हो गया। लाभ की बात हम किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे, मल्टीप्लाई भी 100%। 25 चौको कितना हो गया, 100 हो गया, 8% का क्या आ गया, लाभ हो गया। एक तो तरीका प्रॉब्लम को करने का ये है, और एक मैंने पहला तरीका बताया, जैसे आपको समझ में आता है उस क्वेश्चन को उस तरीके से करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये हमें फाइंड करना है। 25% छूट का मतलब क्या हुआ, अगर मार्क प्राइस किसी वस्तु का 100 रुपये है तो उस पर कितना डिस्काउंट किया जा रहा है, 25%, तो उस वस्तु का सेल प्राइस कितना हुआ, 75% हो गया। मतलब अगर 25% डिस्काउंट की बात की जा रही है तो इसका मतलब अगर 100% किसी वस्तु का अगर मार्क प्राइस है और उसमें 25% डिस्काउंट दे देंगे, 25% घटा देंगे, तो सेल प्राइस कितना हो गया, 75%। और यही 75% की वैल्यू रुपए में कितना दिया है,
3600 रुपये हो गया, 75% बराबर 36 हो गया। अब इसको काट देंगे, 15 पचे 75 हो गया और 15 दूना 30, 15 चौको 60 हो गया, 0 हो गया। अब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 चौको 20 और 5 बटे कितना आ गया, 40 आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 48 रुपये आ गया। आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है। मार्क प्राइस आपने कितना सपोज किया था, 100% सपोज किया था, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 4800 रुपये के क्या आ गया, बराबर आ गया। 4800 रुपये के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन को करने का ये भी तरीका हो सकता है, अगर इस क्वेश्चन को करें तो ये भी इसका तरीका हो सकता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, वस्तु का मार्क प्राइस पूछा जा रहा है। अगर मार्क प्राइस अगर हम मान लें, मार्क प्राइस अगर MP है, इस पर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% का, तो 25% की वैल्यू 1/4 हो गई। मतलब जब भी डिस्काउंट की बात करेंगे तो मार्क प्राइस अगर 4 है तो डिस्काउंट कितना है, 1 है। तो अब कितने का शॉपकीपर ने 4 में कितने का डिस्काउंट किया, 1 का, तो 3 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। दिस इक्वल टू, और यही सेल प्राइस किसके बराबर है, 3600 रुपये के क्या है, बराबर है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे, तो 12 तिहाई 36 हो गया। मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया आपका, 12 चौको 4800 रुपये के बराबर हो गया। एक तो तरीका ये है, क्वेश्चन को ऐसे हम क्या करेंगे, कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 1 3 5 7 9 और 11 जो हमारी ये क्रमिक जो विषम संख्याएं दी गई हैं, कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आपको मालूम है इसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत किसके इक्वल होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n के इक्वल होता है। और कितनी संख्याओं की बात की जा रही है, 25 संख्याओं की बात की जा रही है। इस तरीके से अगर इनका औसत फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। यही हमारा आंसर हो गया। तो मतलब प्रथम 25 विषम संख्याओं का जो आंसर है, औसत है, वो क्या हो गया, 25 के बराबर हो गया, 25 के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौतियों के बाद P रुपये आता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अगर वस्तु की लागत मूल्य की बात करें, अगर लागत मूल्य अगर हम लेते हैं, लागत मूल्य अगर मान लीजिए क्या दिया है, लागत मूल्य को अगर कुछ भी हम सपोज कर लेते हैं, अगर x वस्तु का लागत मूल्य मान लेते हैं, उसमें पहले कितने की कटौती की जा रही है, 20% की कटौती की जा रही है। अगर 20% की कटौती करने का मतलब इस मूल्य को कितना घटाना है, 20% घटाना है। 20% घटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 80 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। फिर अब 20% कटौती के बाद ये मूल्य निकल गया। फिर अगली कटौती हमारी कितनी है, 25% की है, मतलब इसको फिर 25% घटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 75 बटे क्या हो गया, 100। अब ये दोनों कटौतियों के बाद मूल्य कितना आता है, बचता कितना है, P बचता है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, ये कैंसिल हो गया। अब 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, 2 पचे क्या आ गया, 10 आ गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया, ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5p आ गया। अब x का भाग देंगे तो 5 बटे क्या हो गया, 3 रुपये के क्या हो गया, बराबर हो गया, 5 बटे 3 रुपये के बराबर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे फाइंड करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई राशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर कितने रुपए होती है, 1725 रुपये हो जाती है। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए हो रही है, 1725 रुपये हो रही है। और 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है। और 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर
उतने ही समय में क्या हो रही है, 1800 रुपये हो जाती है। वह राशि क्या है, मतलब वह मूलधन क्या है, ये हमें फाइंड करना है। आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15% साधारण ब्याज की दर से, मतलब 15% के साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय का मिश्रधन कितना दिया है, 1750 रुपये दिया है। और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मिश्रधन कितना दिया है, 1800 रुपये दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या है, ये आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करिएगा, जब भी ऐसा दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और उसका मिश्रधन दिया हो निश्चित समय का, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और उतने ही समय का अगर ये मिश्रधन दिया हो, आप क्या करिएगा, तुरंत इसका अंतर कर लीजिएगा। इसका अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5% मिला, और ये 5% और इसका अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 75 मिला। तो 5% की वैल्यू 75 रुपये के बराबर हो गया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15 रुपये। अब 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 रुपये के क्या है, बराबर है। क्योंकि जो हमारी राशि है, जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल किसके बराबर है, वो 100% की बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 रुपये के बराबर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए, मतलब भाग दिया जाए कि जो भजनफल आ रहा है, जो क्वोशेंट आ रहा है, वो क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। ये पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन का मतलब ये हो गया, अगर कोई 8 कोई संख्या दी गई है तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 लिख सकते हैं। तो 8 को कहेंगे ये क्या है, पूर्ण घन है। 8 को क्या बोलेंगे, पूर्ण घन है। जैसे अगर मान लीजिए 64 लेते हैं तो 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 पे घात इसको 3 लिख सकते हैं। अब हम कहेंगे 64 जो हमारा है क्या है, पूर्ण घन है। तो वही कहा जा रहा है, जो 2,43,000 जो संख्या दी गई है, 2,43,000 में किस संख्या से विभाजित किया जाए कि जो भजनफल आए, जो भागफल आए, जो परिणाम आए, वो क्या हो जाए, एक पूर्ण घन बन जाए, मतलब इस रूप में क्या हो जाए, बन जाए। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, घन के रूप में लिखिए। अब इसको लिख सकते हैं 243 गुणे, आप क्या करिए, 0 अलग कर लीजिए, 1000 को क्या करिए, अलग कर लीजिए। अब 243 को घन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप 243 का सीधे सीधे फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, अब 3 से भाग देंगे, 3/24, 3 × 1 = 3 हो गया, और इसको भाग देंगे तो कितना आ गया, 27। आपको मालूम है यहाँ पर 27 में 3 कितनी बार शामिल है, 3 बार शामिल है। मतलब कि जब भी हम फैक्टर करते हैं तो वहाँ ले जा करके छोड़ देते हैं जहाँ हमें पता चल जाता है। जैसे यह 27 है, 27 में हमें पता है 3 बार शामिल है, 3 × 4 = क्या है, 5। अब क्या है, 3 पर घात क्या आ गया, 5 आ गया, और गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 3 गुणे 3 पर घात 2 गुणे 10 पे घात 3 लिख सकते हैं। देख रहे हैं ये भी संख्या हमारी क्या है, पूर्ण घन के रूप में, ये भी संख्या पूर्ण घन के रूप में है। इसमें क्या एक्स्ट्रा है जो पूर्ण घन के रूप में नहीं है, 3 पर घात 2, 3 पर घात 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर इसको हम हटा दें तो जो बचेगा वो संख्या हमारी क्या होगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, किससे भाग दे देंगे, 3 पर घात 2, मतलब हम किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो हमारा संख्या कट जाएगी, और जो बचेगा 3 पर घात 3 बचेगा, 10 पे घात 3 बचेगा, ये हमारा क्या होगा, पूर्ण घन के रूप में बदल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया है, 1000 क्या दिया है, 8 है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 1008 में किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे पूर्ण घन की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, पूर्ण वर्ग की बात की जा रही है। अब 1008 को फिर क्या करिए, इसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करने का तरीका क्या सिखाया, अब इसमें किसी भी रेंडमली जो दिमाग में आता है उस संख्या से क्या करिए, भाग दे दीजिए। अगर देख रहे हैं यह 8 से डिवीजन पॉसिबल है, 8 × 1 = 8 हो गया, 2 बचा 20, 8 दूना 16, 4/8 छके कितना हो गया, 48 हो गया। फिर चाहे तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया। फिर 9 से भाग दे दीजिए, 9 × 7 क्या आ गया, 63 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा, तो फिर डिवीजन कितनी बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना है तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, अब ये क्या लिख सकते हैं, 8 दूना क्या लिख सकते हैं, 16। अब 16 हो गया, फिर ये क्या है, 9 है, और फिर क्या है, 7 है।
अब हम क्या देख रहे हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो पूर्ण वर्ग के रूप में है, 16 हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 4 पर 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 पर 2, ये क्या है 7 है। अब इसमें देख रहे हैं ये भी पूर्ण वर्ग के रूप में, ये भी पूर्ण वर्ग के रूप में, इसमें एक्स्ट्रा क्या है जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, ये 7 हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। अगर इस 7 को हम खत्म कर दें, हटा दें, तो क्या हो जाएगी, जो बचेगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग के रूप में होगा। तो इस 7 को हटाने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। यही पूछा जा रहा है कि किससे भाग दिया जाए कि बची जो भागफल है वो क्या है, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आंसर हमारा क्या होगा, 7 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी की औसत आय कितनी है, 200 रुपये। अगर ए और बी की औसत आय 200 रुपये है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की भी आय कितनी है, 200 रुपये है, और बी की भी आय कितनी है, 200 रुपये है। अगर ए की आय भी 200 रुपये, बी की आय भी 200 रुपये, तो दोनों को मिलाकर आय कितनी हो गई, 400 रुपये। उसी तरीके से फिर कह रहा है सी और डी की औसत आय 250 रुपये है, इसका मतलब सी की भी आय 250 रुपये, डी की भी आय 250 रुपये, तो दोनों को मिलाकर आय कितनी हो गई, 500 रुपये के बराबर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 900 रुपये। ये जो 900 रुपये आय मिला किनका है, ए बी सी और क्या है डी, चारों की आय को मिला करके कितना दे दिया, 900 के क्या है बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी का औसत आय क्या है। ए बी सी डी का औसत आय का मतलब क्या हुआ कि ए की आय, बी की आय, सी की आय, डी की आय लगभग कितना है ये फाइंड करना है। तो कितने व्यक्ति हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 दूना 8, फिर क्या मिला 10, 4 दूना 8, फिर 2 हुआ, 4 बचे क्या हो गया, 20 हो गया। प्रत्येक की आय हमारी कितनी हो गई, 200 क्या आ गया, 25 रुपये के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको मालूम है कि आपने पढ़ा है M1 H1 D1, M1 H1 D1 बराबर होता क्या है, M2 H2 D2 होता है। अब M1 की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि 16 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं। 14 घंटे काम करके किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। फिर दूसरा दिया 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके, M2 की वैल्यू 28 दिया है और S2 की वैल्यू 12 दिया है। किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, D2 की वैल्यू पूछी जा रही है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल हो गया, 14 दूना 28 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 बटे 16 हो गया। D2 हमारा कितना आ गया, 8 दिन आ गया। मतलब क्वेश्चन में क्या मिला, 28 आदमी 12 घंटे काम करके उस काम को क्या करेंगे, 8 दिन में समाप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए हैं। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुआ। अगर एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त होता है, 62% मत प्राप्त होता है, इसका मतलब जितनी वोटिंग हुई उसके हर 100 में एक उम्मीदवार कितना पाता है, 62 वोट। स्वाभाविक है, 2 ही अगर उम्मीदवार हैं तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको 100 में से जितना शेष बचेगा वो दूसरा उम्मीदवार पाएगा। तो अगर 100 में से एक 62 पाता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 38 वोट। तो इसका मतलब अगर 100 में 38 पाता है तो दूसरा कितना परसेंट वोट पाएगा, 38% वोट पाएगा। उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, 144 मतों के अंतर से चुना गया। इसका मतलब जो जीतने वाला जो प्रत्याशी था, हारने वाले प्रत्याशी से कितना अधिक वोट पाया, 144 वोट अधिक पाया। 144 मतों के अंतर से जीतने का मतलब ये हुआ। प्रतिशत में इनके मतों का अंतर कितना है देखा जाए, 12 में से 8 जाएगा, 4 हो गया, और 5 में से 3 जाएगा, कितना, 2 आ गया। अब 24% इनके मतों का अंतर है प्रतिशत में, और यही वोट में कितना अंतर है, 144। अब कितनी बार इसमें भाग देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6। मतलब 1% की वैल्यू 6 के बराबर हो गई। आपसे पूछा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या क्या है, 100% है। तो 100% की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 600।
मतलब कुल मतों की संख्या हमारी कितनी है, 600 के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। अब 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 800 रुपये की कोई धनराशि 3 वर्ष में 956 रुपये होती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, मतलब यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब क्या, अगर ब्याज दर हमें 4% बढ़ाना है तो पहले प्रारंभिक हमें ब्याज दर पता होना चाहिए। तो प्रारंभिक ब्याज दर क्या होगा। अब जैसे आपको मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, 100 होता है। अब साधारण ब्याज क्या होगा, 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है, तो ब्याज कितना हो गया, 156 रुपये हो गया। और धनराशि हमारी कितनी है, 800 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, समय 3 है बटे क्या हो गया, 100 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पचे 15 हो गया, 3 दूना क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब अगर इसको काटें तो 4 दूना 8 हो गया, 13 चौक को 52 हो गया। अब आर की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, 13 में 2 का भाग देंगे, 13 बटे 2 हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 6.5% के बराबर हो गया। मतलब जो प्रारंभिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.5% है। अब कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा दिया जाए, अगर 4% इसको बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10.5% के क्या है, बराबर हो गया। अब ये पूछा जा रहा है कि नए रेट ऑफ इंटरेस्ट वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करें, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर लें। साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन हमारा वही है, मूलधन हो गया, दर हमारा 10.5 है और समय हमारा 3 ही है बटे क्या हो गया, 100 हो गया। अब हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 तरीका कितना हो गया, 24, 24 में इसका गुणा करेंगे, 24 पचे कितना हो गया, 120। अब हमें क्या मिला, 0 हो गया, 12 हासिल मिला। और फिर अब 12 मिला तो फिर 24 में गुणा करेंगे, शून्य में तो क्या होगा, 0 होगा, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर हासिल 1 बचा, और 24 से कम 24, 24 और 1 कितना आ गया, 25 आ गया। हमें क्या मिला, यह सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना मिला, 252 रुपये मिला। अब हमें पूछा जा रहा है कि नए रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका अमाउंट क्या है, तो 800 में हम क्या करेंगे, 252 को जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1052 रुपये के क्या आ गया, बराबर आ गया। हमें क्या मिला, 1052 रुपये के बराबर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, जैसे कह रहे कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंध 9 दिया है और उनमें एक दूसरे की आयु से 40 वर्ष क्या अधिक है। 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात 5 संबंध 9 है, पहले व्यक्ति की आयु का भाग 5 है, दूसरे व्यक्ति की आयु का भाग क्या है, 9 है। तो इन दोनों में अंतर कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का अंतर हो गया। अब यही अंतर वर्ष में कितना दिया है, 40 वर्ष के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 वर्ष के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गया, 10 वर्ष के बराबर हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू जो है 10 वर्ष के बराबर हो गया। आपसे कहा जा रहा है कि उनकी आयु का योग कितने वर्ष है। अब आयु का योग फाइंड कर रहे हैं, इनका योग करेंगे, 9 और 5 कितना हो गया, 14 यूनिट। अब 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 धाम 100 क्या हो गया, 40 वर्ष। मतलब दोनों की आयु का योगफल कितना आ गया, 140 वर्ष के बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपसे कहा जा रहा है कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 0.00441 दिया है, इसी का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जब भी इस तरह की संख्याएं आ जाए, आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। अब 441 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो गया, 21 हो गया। अब आप देखेंगे दशमलव आपको लगाना है, दशमलव कितने अंक पर है, देख रहे हैं 6 अंक पर है, तो इसके वर्गमूल में दशमलव क्या होगा, 3 अंक पे लगेगा। मतलब वर्गमूल वाली संख्या में जितने अंक पे दशमलव होता है उसके वर्गमूल में उससे आधे अंक पे दशमलव हम लगाते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए इसी को अगर दशमलव की बात करें, अगर इसको हम ऐसे समझें, अगर मान लीजिए आपसे कहें कि जैसे 0.09 का वर्गमूल क्या है, तो हम 9 का वर्गमूल ले लेंगे, 3 हो गया, 2 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक पे क्या करेंगे, इसके वर्गमूल में दशमलव लगा देंगे। यदि हम ये कहें 0.0016 का वर्गमूल क्या होगा, अब 16 का वर्गमूल आप ले लेंगे, 4 हो गया, 4 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक पे आप क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हमने 441 का वर्गमूल 21 ले लिया, इसमें देख रहे हैं कि 6 अंक पे दशमलव, तो 3 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1.21, 1.21 और 0 क्या दिया है, 0.9। इसी का हमें मध्य अनुपात हमें फाइंड करना है। ध्यान में रखिएगा, जब भी हम मध्य अनुपात फाइंड करेंगे तो मध्य अनुपात फाइंड करने के लिए करते क्या है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इन दोनों के गुणनफल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका क्या है, अब 121 का वर्गमूल कितना आ गया, 11 आ गया। अब 11 आ गया, दशमलव इसमें कितने अंक पर, 2 अंक पर है, तो इसके वर्गमूल में 1 अंक पे लग जाएगा। अब यहाँ 9 का वर्गमूल क्या है, 3 है, दशमलव 2 अंक पर है, तो यहाँ भी 1 अंक पे लग जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, दशमलव कितने अंक पर, 1 और क्या हो गया, 2। आंसर हमारा कितना आ गया, 0.3 और 3 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेटों पर डिस्काउंट कितना कर देता है, 12% डिस्काउंट कर देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य इतना हो तो बिक्री मूल्य क्या है। आपको मालूम है कि जब भी हम छूट की बात करते हैं तो छूट की बात हमेशा किस पे करेंगे, मार्क प्राइस पे करेंगे। मतलब कि अगर कोई टीवी सेट 6500 रुपये का है और इस पर शॉपकीपर अगर 12% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब इस टीवी सेट को कितना घटाना है, 12% घटाना है। 12% घटाने के लिए मैं तरीका क्या बताया था, इसका पहला तो तरीका ये है, जितना घटाना है उसको 100 में से घटा दीजिए और 12% हो गया, तो 12% को 100 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 88। 88/100 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, गुणा कर लीजिए, 8 × 5 = 40 हो गया, 8 × 6 = 48 और 4 कितना हो गया, 8 × 5 कितना हो गया, 40। 8 × 5 कितना हो गया, 40 हो गया, और 8 × 6 = 48 और 4 52 हो गया, और फिर यहाँ 0 2 और फिर क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 2 5 2 7 और फिर 5 5700 कितना आ गया, 20 रुपये के बराबर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे दिया है 6500 रुपये मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट कितना कर रहे हैं, 12% कर रहे हैं, तो 12% की जो वैल्यू होती है 3 क्या होती है, 20 होती है। 12% की जो वैल्यू है 3/20 होती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मार्क प्राइस अगर क्या है 20 है तो डिस्काउंट कितना है, 3 है। डिस्काउंट क्या है, 3 है। 12% की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो सारी 3/20 नहीं होता है, 3 क्या होता है, 25 होता है। मार्क प्राइस हमारा 25 है तो डिस्काउंट क्या हो गया, 3 हो गया। अब सेल प्राइस कितना होगा, 25 में से 3 घटाएंगे, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 22। 22 क्या हो गया, 25 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 दूना 50 हो गया, 15 हुआ, 25 × 6 = 150, फिर 0 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 हो गया। 22 × 6 = 132 हो गया, तो 2 हो गया, फिर हासिल हमारा 13 हो गया, और 22 दूना कितना हो गया, 44। 44 हो गया, 44 में क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5700 क्या आ गया, 20 आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 20 सेंटीमीटर ऊंचा और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंख को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे शंकों में ढाला जाता है। ढले हुए शंकों की संख्या कितना है। जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी आकृति के एक आयतन को अगर दूसरे आयतन में बदला जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इस मार्कर का है, अगर ये मार्कर क्या है, अगर आयरन का बना होता, अगर इस आयरन को गला करके, इस मार्कर को गला करके अगर रिंग में परिवर्तित करते
तो जो मार्कर का वॉल्यूम है रिंग के वॉल्यूम के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जैसे कि 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु को गलाया जाता है, तो शंकु का आयतन कितना हो गया। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की बात की जा रही है, तो 15 गुणे 15 हो गया आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दिया है। इससे जो है छोटे छोटे शंकुओं में इसे पिघला करके क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे शंकुओं में बदला जा रहा है। तो अब हम देखें छोटे शंकु का शेप क्या है। छोटा जो हमारा शंकु है 5 सेंटीमीटर ऊंचा दिया गया है और उसकी त्रिज्या कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 1.5 गुणे 1.5 दिया है और इसकी हाइट कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दिया है। अब इस बड़े शंकु को पिघला करके इस आयतन वाले छोटे छोटे शंकुओं में बदला जाता है। तो अगर हमें ये फाइंडिंग करना हो इस बड़े आयतन को गलाने के बाद जो प्राप्त हुआ इस छोटे छोटे आकार के बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप बड़े शंकु का आयतन निकाल करके छोटे शंकु के आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो हमें क्या मिला है, कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक। इसको हटाने के लिए क्या करिए, दशमलव को हटा दीजिए और ऊपर क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए 2 जीरो का। अब ये पूरी क्वांटिटी यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 चौक को 20, मतलब छोटे शंकुओं की संख्या कितनी आ गई, 400 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम को बेचता है और कितने % का लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम अगर 1 रुपये, प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक असूल है तो प्रॉफिट हमारा कितने % हो जा रहा है, 50%। मतलब जब प्रॉफिट हमारा 25% से बढ़ करके 50% हो रहा है तो कितने % का अंतर हो रहा है, 25% के बराबर हो रहा है। लेकिन ये अंतर किस वजह से हुआ, जब विक्रेता ने आम पर 1 रुपये अधिक वसूलना चालू किया तो ज्यों ही 1 रुपये अधिक विक्रय मूल्य बढ़ाया उसने लाभ को कितने % बढ़ा दिया, 25 से लेकर के 50% कर दिया। मतलब लाभ कितने % बढ़ाया, 25%। तो 25% की वैल्यू 1 रुपये के बराबर हो गया। आपको क्या फाइंडिंग करना है, प्रारंभ में आम की कीमत कितनी है, तो आपको कीमत पूछा जा रहा है, 100% की वैल्यू चाहिए। अब 25 को 100 बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 4 का, तो ये क्या हो गया, 100% के बराबर हो गया। और आम की प्रारंभिक कीमत क्या है, 4 रुपये। यही आपको फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन 66 से 67, पेपर में 66 से 67 क्वेश्चन है, दोनों दिया है। तालिका का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। एक कक्षा में छात्रों की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक किस प्रकार है। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक क्या है, 80 से 90, मतलब 80 से अधिक और 90 से क्या है, कम। मतलब 80 से अधिक और 90 से कम। 80 से 90 तक किनका है, छात्रों की संख्या कितनी है, 6। 90 से 100 का मतलब क्या है, 90 से लेकर 90 से अधिक 100 से क्या हो गया, छोटा। मतलब इसमें 90 से अधिक 100 से छोटा आ गया। इससे छात्रों की संख्या कितनी है, 9 है। 100 और 110 मतलब 110 से कम और 100 से अधिक छात्रों का क्या है, 16 है। उसी तरीके से इनकी बात की जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि 140 बुद्धि लब्धि प्राप्त छात्रों की संख्या कितनी है। आपसे कहा जा रहा है कि 140 बुद्धि लब्धि प्राप्त छात्रों की संख्या कितनी है। अब देख रहे हैं कि यहाँ 140 बुद्धि लब्धि यहाँ आ रहा है, तो 130 से 140 का मतलब क्या हुआ, 130 से अधिक और 140 से क्या है, कम। 140 बुद्धि लब्धि नहीं है यहाँ पर, 140 से क्या है, कम है। इस तरीके से इन दिए हुए आंकड़ों की सहायता से 140 बुद्धि लब्धि वाली छात्रों की संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते। इस तरीके से इस क्वेश्चन के ऑप्शन में देखेंगे, एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा कि मतलब इस उपस्थित आंकड़ों की सहायता से 140 बुद्धि लब्धि वाले छात्रों की संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि 140 बुद्धि लब्धि वाला छात्र इसमें है ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जो 2 छात्र दिख रहे हैं, 130 से अधिक और 140 से क्या है, कम है। 140 बुद्धि लब्धि वाला ये टेबल ही नहीं है,
इसलिए इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमारा क्या है, आंकड़ा अधूरा है। अब दूसरी बात करें, 100 और अधिक बुद्धि लब्धि वाले लब्धि अंक प्राप्त छात्रों की संख्या कितनी है। 100 और अधिक बुद्धि लब्धि, यहाँ से 100 और इससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले छात्र यहाँ से आएंगे, ये कितना है, 16 हो गया। और फिर 100 और इससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले छात्र की संख्या की बात की जा रही है, यहाँ से 100 और इससे अधिक स्टार्ट हो रहा है, 16 हो गया, फिर यहाँ 13 हो गया, और फिर क्या है, 13 है, 4 है, और फिर क्या है, 2 है। इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16 और 13 कितना हो गया, 29 हो गया, 29 और 4 33 और 2 कितना आ गया, 35। ऐसे छात्रों की टोटल संख्या हमारी कितनी आ गई, 35। एक बार और इसको जोड़ लें, जैसे कि 16 और 4 20 और 33 और 2 क्या आ गया, 35। ये छात्रों की संख्या कितनी है, 35। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी हम ये सीरीज लेकर के आए हैं आप लोगों को प्रसन्नता हुई होगी, समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ध्यान में रखेंगे कि ये सीरीज हमारा कंटिन्यू रहेगा। एसएससी का, जीडी का सीरीज है, फिर इसके बाद हम लेकर के आ रहे हैं एसआई का भी सीरीज लेकर के आ रहे हैं, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।